बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में दर्शकों आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें देखेंगे, तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। तिलहन की खेती के लिए ले सकते हैं कई अनुदानित उपादान। गौपालक मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत ले सकते हैं कई सुविधाओं का लाभ। झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा कोमल। अब समाचार विस्तार से। राज्य के किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र और अन्य उपादान दिया जाएगा। इसमें मैनुअल स्प्रेयर, मैनुअल फार्म यंत्र, रोटावेटर, स्प्रिंकलर सेट, सीड ट्रीटेड ड्रम, जिप्सम, सल्फर, बायो फर्टिलाइजर, पीपी केमिकल्स और बायो कीटनाशी शामिल हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला आत्मा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत गौपालकों को 2 दुधारू गाय, 10 दुधारू गाय की मिनी डेयरी, हस्तचालित चारा कटर मशीन और बिजली चारा कटर मशीन देने की योजना है। इसमें एसटी, एससी को 75 से 90% और अन्य सभी वर्गों के लाभुकों को 75% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला गव्य विकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, कई ऐसे सब्जी और फलदार फसल हैं जिसका प्रसंस्करण के द्वारा मूल्य संवर्धन किया जा सकता है। इससे आप उन उत्पादों का लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं और उसकी बढ़ी कीमत से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। से टमाटर का सीज़न है और टमाटर हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए। हम जितना फ्रेश खा सकते हैं, ताज़ा खा सकते हैं, उसके अलावा ज़्यादा है। तो अगर इसका प्रसंस्करण हमें पता होगा तो हम टमाटर का स्वाद पूरे साल बहुत सस्ते दामों में ले सकते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण से हमें टेस्ट भी मिल रहा है, इसमें हम बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इससे हमारा पोषण भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि जो इसमें विटामिन और मिनरल है, जो खनिज लवण है, ये हमको पूरे साल मिलता रहेगा, क्योंकि हमने अभी प्रसंस्करित कर लिया है। हरे साग सब्जी जो भी हैं, जो भी फल है, रंग बिरंगे, गाजर हो गया, मीठा आलू हो गया, ओल हो गया, इन सबको अगर हम प्रसंस्करित कर ले तो पूरे साल हमको ये उपलब्धता रहेगी। हमारे थाली में विभिन्न व्यंजनों के रूप में ये हमारे साथ रहेगा। राज्य के जो किसान गर्मी के मौसम में झाड़ीदार बोदी की खेती करना चाहते हैं, वे मार्च तक फसल लगा सकते हैं। झारखंड में झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद CP4, अर्का गरिमा या पूसा कोमल लगाएं। झाड़ीदार बोदी की बुआई में 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज देने में सक्षम उन्नत प्रभेद CP4, अर्का गरिमा और पूसा कोमल की उत्पादन क्षमता 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इस मौसम में विभिन्न फसलों की बुआई और खेत में खाद डालने के लिए कृषि उपकरण फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे बैंगन फसल को रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट मुक्त रखें। कई पक्षी कीट खाते हैं। ये कीट उन्हें फसल लगे खेतों में मिल जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते बैंगन फसल की खेती करने वाले किसान अपने खेतों में पक्षियों को बैठने के लिए पक्षी आश्रय स्थल बनाएं। पक्षी कीटों को मारकर खा जाएंगे, इससे फसल कीट मुक्त रहेगी। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची का अधिकतम तापमान 30। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में आपने कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें देखी मंडी का भाव और साथ में मौसम का मिजाज भी जाना। अब रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। विराम में भी आपके लिए संदेश छिपा है। हमारे मेहनती किसान खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक पीएम किसान की सराहना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं ने भी की है। किसानों के लिए पीएम किसान से जुड़ना बेहद सरल है। इस योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए किसान भाई बहन राज्य सरकार द्वारा नामित राजस्व अधिकारी या नोडल अधिकारी पीएम किसान से संपर्क कर सकते हैं तथा सामान्य सेवा केंद्र पर भी स्वयं को पंजीकृत करा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई बहन वेब पोर्टल पर फार्मर्स कॉर्नर एवं पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से भी पीएम किसान सम्मान निधि संबंधित जन को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश विकास के अहम भागीदार बने। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे अब खीरा की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से की जाए जिससे कम लागत में हमारे किसान भाई अधिक मुनाफा कमा सके। तो आइए इसके लिए हम लेके चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास जो आपको देंगे विशेष जानकारी। झारखंड में खीरा की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसकी खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। जनवरी फरवरी के महीने में खीरा की खेती के लिए अच्छी तरह से खेत की जुताई कर लें। जुताई के बाद इसमें 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद खेत में डालकर पाटा चला दें। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है खीरा की वैज्ञानिक जी, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि खीरा की वैज्ञानिक खेती करनी हो तो उसके लिए क्या शुरुआती तैयारी करनी चाहिए। तो खेत की तैयारी करने के लिए किसान भाइयों आपको 2 से 3 गहरी जुताई करनी है और वो भी जुताई क्रिस क्रॉस, मतलब जब सीधे हो रही हो तो फिर उल्टा भी होगी, मतलब 90 डिग्री के कोण पे होगा ताकि बिल्कुल उसकी जो मिट्टी है बिल्कुल भूरी हो जाए। मिट्टी की तैयारी जब आप 3 जुताई कर लेंगे उसके बाद आप पट्टा चला देते हैं और फिर जो आपको खाद देना हो वो खाद देते हैं। जैसे खाद 2 तरह से दिया जाता है। खाद को मतलब 2 बार 3 बार में दिया जाता है। तो 2 तरीके हैं मुख्य रूप से। पहली बार जो खाद दिया जाता है जो गोबर की जितनी खाद हो, सामान्य तौर पर गोबर की खाद 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। रासायनिक उर्वरकों में नाइट्रोजन 80 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम और पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत तैयार करके फसल लगाते वक्त करें, जबकि नाइट्रोजन की आधी मात्रा टॉप ड्रेसिंग के लिए रखते हैं। यदि खाद एवं उर्वरक की मात्रा कम है तो गड्ढा बनाकर भी खीरा की बीजों की रोपाई कर सकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास खाद देते हैं। नाइट्रोजन के लिए यूरिया देते हैं, फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट या नाइट्रोजन फास्फोरस के लिए डाइअमोनियम फॉस्फेट DAP देते हैं और पोटास के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास देते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के खाद को 40 किलोग्राम नाइट्रोजन 80 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम और पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं, जिसमें नाइट्रोजन का करीब आधा भाग हम जुताई के समय दे देते हैं, अंतिम जुताई के समय, और उसके बाद पट्टा चला देते हैं। और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा मतलब 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पूरी मात्रा उसी समय देते थे। इसको हम लोग बेसल डोज बोलते हैं और पट्टा चला देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और बता देते हैं भानु जी कि किसान भाइयों के पास अगर खाद की मात्रा कम हो तो चूँकि दूरी ज़्यादा होती है, मतलब 1.25 से 1.5 मीटर की दूरी होती है पौधे से पौधे की दूरी, तो आप कभी आप गड्ढा पे भी कर सकते हैं। अगर खाद की मात्रा कम हो तो गड्ढा में भी लगा सकते हैं। वो गड्ढा 1 फीट
1 फीट गहरा, 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा होता है, उसकी मिट्टी को ठीक से हम खाद वगैरह दे करके वहाँ पे रोपाई करते हैं। अगर हम बीच में हमको अंतर फसल नहीं लेना है तो नहीं, तो पूरे खेत में छिड़कने से, ये खाद देने से ये होता है कि आप बीज का भी फसल, जो ज़मीन खाली है उसके बीच भी खीरा जब छोटा होता है पौधा, तो उस समय आप दूसरी फसल भी ले सकते हैं। समय और मिट्टी की प्रकृति के अनुरूप खीरा के बीजों का चुनाव करें। सीधे बीज लगाने पर 3 से 5 बीज प्रति गड्ढा डालें। गड्ढों की दूरी 1.25 से 1.5 मीटर रखें। सही दूरी होने पर खीरा के लतर को फलने फूलने के लिए जरूरी जगह मिल जाती है। खेत की तैयारी जब हो गई तो 1.25 मीटर पे आप गड्ढा करते हैं और वहाँ पे लगाना है आपको 1.25 मीटर या 1.5 मीटर, 1.25 से 1.5 मीटर। अब वो वहाँ पे बीज डायरेक्ट सोइंग कर सकते हैं खीरा का, या ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर डायरेक्ट बीज लगाना हो तो 3 से 5 बीज एक गड्ढा में देना है, 3 से 5 बीज, ताकि एक नहीं जन्मे तो दूसरा जन्मे, और 2-3 हो तो वो लत्तर बनता है बाद में। तो वो लत्तर के रूप में जो 1.5 या 1.25 मीटर का बीज का की जो दूरी है वो लत्तर के लिए ठीक से उपलब्ध हो पाए और वो एरिया कवर कर ले। टोटल बीज 1 हेक्टेयर में 3 से 5 किलो तक लग सकता है। खीरा की खेती के लिए बीज की बुआई के समय ही पहली सिंचाई कर दें। मिट्टी की नमी बनी रहे, इसके लिए 7 से 8 दिनों के अंतराल में सिंचाई अवश्य करें। जब फसल करीब 1 महीने का हो जाए तो घास एवं अन्य खरपतवारों को खेत से निकालें। खरपतवार होने पर फसल की बढ़वार पर प्रतिकूल असर पड़ता है। किसान भाई, जब आपका पौधा करीब 1 महीने का हो जाता है तो उस समय अंतरकर्षण क्रियाएं करनी होती हैं। हो सकता है घास उग जाए, आपको बीच में सिंचाई तो करनी ही है। तो जैसे आप पहली सिंचाई तो आप उसी समय कर रहे हैं जब आप बीज की बुआई कर रहे हैं या बिछड़ा की रोपाई कर रहे हैं, उसी समय आपको पहली सिंचाई कर देनी है। और मौसम के अनुसार 1 सप्ताह में लगभग 1 सप्ताह 8 दिन में लगभग एक बार सिंचाई करनी पड़ जाती है। लेकिन अभी लगाएंगे तो सिंचाई का अंतराल थोड़ा लंबा होगा, और जब बाद में गर्मी बढ़ेगी, मई जून होगा, अप्रैल होगा, तो उस समय सिंचाई का अंतराल कम हो जाएगा, मतलब जल्दी सिंचाई देनी पड़ेगी। तो निर्भर करता है कि आपको कब सिंचाई की ज़रूरत है। लेकिन जब आपका घास हो जाए और जब भी आप कोड़े तो थोड़े 1-2 दिन छोड़ दें धूप में, धूप लगे उसमें, ताकि उसमें जो मिट्टी में कीड़े वगैरह होंगे वो नीचे चले जाए, ज़मीन के नीचे चले जाएं या मर जाएं, और उसके बाद फिर सिंचाई करनी है। खरपतवार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि खरपतवार जो भी आप खीरा का पौधा के लिए जो भोजन दे रहे हैं खाद पानी के रूप में, वो भोजन कहीं घास न ले ले, ना खरपतवार न ले ले। अक्सर खीरा के पौधे कीटों के शिकार हो जाते हैं। पर परागण की क्रिया या फूल लगने की अवस्था में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। जहाँ तक संभव हो रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग ही ना करें। किसान भाइयों, जब खीरा फूल आने लगेगा तो 2 अवस्था होगी। एक फूल वाला, मतलब पर परागण की क्रिया वगैरह होगी उस समय, और दूसरी जब फल लग जाएंगे उसके बाद, उस समय से उसके बाद। तो जब परागण की क्रिया हो रही हो तो उस समय आपको कीड़ा मारने की दवा नहीं छिड़कनी है। इसलिए उस समय मधुमक्खी आपको बहुत मदद करेगा। वो हम लोग एंड्रोसियम और गायनेसियम बोलते हैं। तो वो मतलब पुंकेसर से स्त्री केसर में पॉलन ग्रेन्स को पहुंचाने के लिए, तो उस समय कीड़े की मारने की दवा नहीं देनी है। जब फ्रूट सेट हो जाए, जब फल थोड़ा छोटा होने लग जाए, वहाँ से कीड़ा लगने की संभावना बढ़ जाती है आपकी, और ऐसा लगता है कि अब फल बनना जो है, जितना बनना था बन गया है, तब वहाँ से कीड़ा मारने की दवा शुरू होती है। किसान भाइयों, एक विशेष हम कहते क्या है कि देखिए, कीड़ा हम मार रहे हैं तो जहर से मार रहे हैं। अगर जहर से मार रहे हैं तो वो खीरा हम खाएंगे, तो अगर कीड़ा के लिए जहर था और वो मर जाता है तो क्या हमारे लिए जहर नहीं है? हम बड़े कीड़े हैं इसलिए हम मरते नहीं हैं, तो लेकिन असर तो करता है। तो इसलिए हम जो कीड़ा मारने की दवा देते हैं, वो आजकल हम कहते हैं कि नीम या करंज वगैरह के उत्पाद से, जैसे नीम को खौला करके, नीम की पत्ती या उसका बीज को खौला करके वो गोमूत्र वगैरह में मिला करके, उसकी एक अलग विधि है, तो वो दे दे, जो बाज़ार में भी मिलता है, नीमाक्लोर, नीमिसाइड वगैरह ऐसे करके, तो वो देना ज़्यादा अच्छा रहेगा।
बिल्कुल आक्रांत हो जाए पौधा वहाँ दें। उससे अच्छा है कि जब फल सेट हो जाए, कीड़ा नहीं भी लगे, उस समय से देना शुरू करें तो कीड़े लगेंगे ही नहीं। लग जाए और उसके बाद हम उसको ठीक करने में लग जाए, उससे अच्छा है कि कीड़ा लगे ही नहीं। तो प्रिवेंटिव मेजर के रूप में जब फल सेट हो जाए वहीं से आप 15 दिन के अंतराल पे ये नीम या करंज वगैरह से बने हुए कीटनाशी दवाएं से जब आप स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से वो कीड़े आएंगे ही नहीं, लगेंगे ही नहीं। खीरा की फसल तकरीबन 45 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। इससे कई तरह के विटामिन, शरीर की प्रतिरक्षा तथा पाचन क्रिया को बढ़ाने की क्षमता होने के कारण बाजार में इसकी काफी मांग है। यदि कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर वैज्ञानिक ढंग से खीरा की खेती की जाए तो इससे अच्छी खासी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। फसल विविधीकरण का से तात्पर्य है आपको नई फसलों या फसल प्रणालियों से कृषि उत्पादन को जोड़ना। तो आइए देखते हैं कि फसल विविधीकरण से किस प्रकार से हमें किसान भाइयों को लाभ मिल रहा है। चलिए लेके चलते हैं सीधे आपको, हम अपने विशेषज्ञ के पास देंगे जो आपको विशेष जानकारी। राज्य में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो पारंपरिक फसलों की खेती करते हैं। यही कारण है कि उन्हें उनकी फसलों की वांछित कीमत नहीं मिल पाती है। इस आर्थिक अनिश्चितता से निकलने तथा पर्यावरणीय चिंताओं से मुक्त होने का एक कारगर उपाय है फसल विविधीकरण एवं फसल चक्र अपनाना। फसलों के विविधीकरण का अर्थ है मौजूदा कृषि प्रणाली में विभिन्न फसलों को शामिल करना, जिससे एक ही फसल पर निर्भरता कम हो सके। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर परवेज आलम सर। सर, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि एक फसल विविधीकरण से होने वाले फायदों के बारे में आप किसानों को बताइए और साथ साथ चक्र के बारे में भी आप बताइए। तो फसल विविधीकरण का मतलब ये होता है कि आप अपने खेत में क्या एक प्रकार के फसल उगा रहे हैं या दो प्रकार के उगा रहे हैं या तरह तरह के फसल उगा रहे हैं, है ना। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए कि आपका खेत है, किसान भाई ज़्यादातर क्या करते हैं, धान की खेती करते हैं। लेकिन सिर्फ धान से तो हमारा पेट नहीं भरता है ना। धान से तो हमारा पेट नहीं भरता है, उसके लिए आपको आहार में जो है गेहूं भी खाना पड़ता है, रोटी भी खाते हैं, सब्जी भी खाना है, दाल का भी प्रयोग करना है। तो अगर सब किसान एक ही तरह का फसल लगाने लगे, यानी विविधीकरण ना करे, तो क्या होगा, आपको सिर्फ कोई एक ही फसल को खा के ज़िंदा रहना पड़ेगा। अगर कोई किसान धान लगा रहा है तो सिर्फ आप धान चावल खाइए, कोई एक किसान अगर गेहूं लगा रहा है तो सिर्फ आप गेहूं की रोटी खाइए। तो ऐसा संभव नहीं होता है ना। तो ये ज़रूरी है बैलेंस डाइट के लिए, मतलब हम इंसानों को स्वस्थ रहने के लिए ये ज़रूरी होता है कि ये अलग अलग तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं इसको हम लोग खाएं। और इस खाद्य पदार्थ को उगाने के लिए किसान भाई को जागरूक होना पड़ेगा कि हमको इन सब चीज़ों को भी उगाना चाहिए ताकि हमारा जो है सिस्टम ठीक चलता रहे। फसल विविधीकरण किसान, उपभोक्ता और पर्यावरण तीनों के लिए लाभकारी है। फसल विविधीकरण के कारण किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल पाता है। इससे किसानों को आर्थिक स्थिरता मिलती है। इसके अलावे जैविक तथा अजैविक परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है। इस परिस्थिति में मिश्रित फसल के माध्यम से फसल विविधीकरण उपयोगी साबित होता है। खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा की दृष्टि से भी फसल विविधीकरण लाभकारी है। तो किसान के बारे में ऐसे फायदेमंद है कि अगर मान लीजिए कि किसान जो है सिर्फ धान लगा रहा है तो क्या होगा, धान से उनको सिर्फ धान बेच करके जो पैसा मिलेगा उससे वो अपना रोजी रोटी चलाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं। सपोज कीजिए कि एक गांव में 50 किसान हैं। अगर 50 किसान ने सिर्फ धान की खेती की, है ना, तो धान की खेती की तो उसके बाद क्या होगा, धान फसल कटने के बाद वो अपने अपने उत्पाद को अपने ज़रूरत के हिसाब से रख करके, मतलब अपने लिए उन्होंने जो रख लिया और जो बचा उसको ये मार्केट में जाके बेचेंगे, है ना। और मार्केट में जाके बेचने से क्या होगा, जो इनको पैसा मिलेगा उससे ये अपना दूसरा काम कर सकेंगे। दूसरा काम मतलब सब्जी खरीद पाएंगे, दलहन की फसल खरीद पाएंगे, अपने बच्चों के शिक्षा में खर्च करेंगे
या उनके घर में कोई बीमार है उसके बीमारी में दवा में खर्च करेंगे। इस तरह से वो अपना अलग अलग ज़रूरत को पूरा करेंगे। फसल विविधीकरण के साथ साथ फसल चक्र अपनाना भी किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक है। एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर फसलों को अदल बदल कर बोना, जिसे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखते हुए अधिक उत्पादन प्राप्त करना ही फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र अपनाने से मिट्टी की उत्पादकता बढ़ती है, कार्बन तथा नाइट्रोजन के अनुपात में भी वृद्धि होती है, मृदा के पीएच मान तथा क्षारीयता में वृद्धि होती है। मिट्टी में होने वाले इन सुधारों के अतिरिक्त किसान को हर मौसम में फसल मिलती है, जिसे उन्हें आर्थिक सुरक्षा और पोषण दोनों ही मिलता है। फसल चक्र क्या है? फसल चक्र है कि किसान के पास मान लीजिए एक खेत है, मान लीजिए 1 एकड़ का ज़मीन है उसके पास, है ना। झारखंड के केस में हम क्या देख रहे हैं कि झारखंड के किसान के पास 1 एकड़ का तो ज़मीन नहीं रहता है, क्योंकि किसान बहुत या तो गरीब हैं या स्मॉल हैं या मार्जिनल फार्मर हैं, तो उनके पास खेत का जो साइज रहता है वो छोटा रहता है ना। तो उस केस में वो अपने खेत में सिर्फ खेती कार्य करते हैं या फिर दूसरे के खेत में मेहनत मजदूरी करते हैं। अब झारखंड का जो परिप्रेक्ष्य ऐसा है कि यहाँ पर जो पानी का जो मतलब जितना हमारे प्रदेश को पानी वर्षा के दिनों में मिलता है, उससे सिर्फ एक खेती ही हम कर पाते हैं, है ना। और ज़्यादातर किसान क्या करते हैं? ज़्यादातर किसान धान की खेती करते हैं, यानी जब खरीफ के मौसम में जब पानी मिला तो धान की खेती कर लिए, और रबी में जब उनको पानी नहीं मिला तो कुछ नहीं किए। तो फसल चक्र क्या हो रहा है इनका? सिर्फ एक ही फसल साल में एक बार लगा पा रहे हैं। फसल चक्र को ऐसे समझिए कि उस ज़मीन पे किसान अगर खरीफ में भी कुछ लगाया, रबी में भी कुछ लगाया, समर में भी कुछ लगाया, तब जाके कहते हैं कि एक फसल चक्र हमारा पूरा हुआ। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध रहने पर फसल चक्र अपनाना आसान होता है, लेकिन जिन क्षेत्रों में वर्षा आश्रित खेती होती है और अन्य समय पानी की उपलब्धता कम है, वहाँ कम सिंचाई वाली फसलों का चुनाव कर फसल चक्र को अपनाया जा सकता है। तो फसल चक्र इस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि किसान इसको अपना करके एक अच्छा फसल चक्र अपना करके, अब आप पूछेंगे कि अच्छा और ख़राब क्या होता है ना। तो अच्छा का कहने का मतलब है कि किसान के पास जिस तरह की ज़मीन है, उस ज़मीन में किस तरह के फसल को लिया जा सकता है। मान लीजिए ज़मीन के पास पानी की सुविधा है तो हम ज़्यादा पानी रिक्वायरमेंट जिसका जो क्रॉप का है उस क्रॉप को हम ले सकते हैं। मान लीजिए कि किसान के पास वैसा ज़मीन है जो टाँड़ पर है, पानी की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे वैसे हम फसल को लगाएंगे जैसे जिसका पानी का रिक्वायरमेंट कम हो। जिसका एकदम ही ऊपर है, टाँड़ से भी ऊपर ज़मीन है, ज़मीन बहुत लेवल्ड नहीं है, ख़राब है, तो हम वहाँ पर किसान को कहेंगे कि नहीं भाई यहाँ पर आप फसल मत लगाइए, आप यहाँ पर फ्रूट लगाइए, बेर लगाइए, अमरूद लगाइए, पपीता लगाइए। तो इस तरह का करने का मतलब किसान का जो लैंड है उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करके एक अच्छा फसल चक्र किसान को बता सकते हैं, और बताने के बाद हम कहेंगे कि ये उनके लिए फ़ायदेमंद है। फसल विविधीकरण एवं फसल चक्र अपनाना खेती किसानी से प्राप्त आय को बढ़ाने के लिए जरूरी है। साथ ही यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने तथा पोषण सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। हमको दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले हमारा पता जरूर नोट कर लीजिएगा। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातू रोड, रांची, और हमारा पिन संख्या है 834001। तो अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जोहार।